फॉर्मूला। We were looking about the national income in our last class, है ना? उसके बारे में देखा था कि नेशनल इनकम क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड हाउ वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। आई थिंक यहाँ तक हुआ था, है ना? ठीक है। तो मैंने बताया था मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी विद इन अ ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम, है ना? गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? within a year and market value और इन इकोनॉमी, ये 4 वर्ड्स उस पे देखिए आपको मिलेंगे, है ना? तो जब पूछा जाए कभी भी whenever question asked national what is national income and what is the components of national income, तो आप वहां ये कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया गया हो, है ना? और कब प्रोड्यूस किया गया हो? विद इन अ ईयर, एक वर्ष के अंदर। उस एक वर्ष के अंदर किसी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। लेकिन व्हेन एवर वी आर काउंटिंग नेशनल इनकम, इन दैट केस हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, क्योंकि कुछ वस्तुओं को, कुछ सेवाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है ना? तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि वे कौन सी वस्तुएं सेवाएं हैं जिन्हें नेशनल इनकम में सम्मिलित नहीं किया जाता है ना? तो उसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा। नेशनल इनकम की काउंटिंग करते समय, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, इंग्लिश में लिखिए ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम या ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, हाँ रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, इंग्लिश में लिखिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। फिर हिंदी में लिखिए उत्पादन के साधनों द्वारा, उत्पादन के साधनों द्वारा, ऑब्लिक करके लिख लीजिए साधन आय, ऑब्लिक करके यही साधन आय, उत्पादन के साधनों द्वारा, बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंग्लिश में बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्लिक करके फैक्टर इनकम, ऑब्लिक करके फैक्टर इनकम को सम्मिलित किया जाता है, को सम्मिलित किया जाता है, इंग्लिश में आर इंक्लूडेड। अब देखिए एक साथ इसको एक बार जोड़ लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पादन के साधन ऑब्लिक साधन आय को तो सम्मिलित किया जाता है, ठीक। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक ऑब्लिक फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड, आर इंक्लूडेड। लेकिन लेकिन पहले हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में लिखवा देता हूँ।
ऐसे करके, हाँ ठीक है। लेकिन पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री, पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री, पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री, दान, उपहार, कॉमा लगा के ही लिखना है। पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री, दान, उपहार, दान, उपहार, कॉमा लगाइए। घरेलू सेवा, घरेलू सेवा, अवैध आय, घरेलू सेवा, अवैध आय, हस्तांतरित भुगतान, हस्तांतरित भुगतान, हस्तांतरित भुगतान आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है, आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है, आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, बट सेल्स एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, सेल्स एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, गिफ्ट्स, डोमेस्टिक सर्विसेज, इलीगल इनकम, ट्रांसफरेबल पेमेंट, etc. but not included sales and purchase of old goods, gifts, domestic services, illegal income, transferable payment, etc. अब देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि whenever we are counting national income, we are calculating national income. In that case, we only calculate those goods and services that we got from the means of production or the factor income, as a factor income. उन्हें तो सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा? अगर हम किसी पुरानी वस्तु की खरीद बिक्री कर रहे हैं, दान है, उपहार है ना, या फिर घरेलू सेवा, अवैध आय है, या हस्तांतरित भुगतान कुछ है, तो इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ ये चीज तो है कि हमने जनरली क्या किया, रट लिया, है ना, रट के हमने आंसर दे दिया। लेकिन कई बार क्या है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इटसेट्रा, ईटीसी आपने लिख लिया होगा, आदि लिखा ना, तो आदि में क्या क्या आएगा वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसे हम लोग समझते हैं एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। कैसे? व्हेन वी कैलकुलेट द इनकम ओनली, जब हम केवल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और कब, राष्ट्रीय आय के लिए, तो जनरली इनकम को हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम को हिंदी में कहते हैं साधन आय, क्या कहते हैं, साधन आय। और ट्रांसफर इनकम को क्या कहते हैं, हस्तांतरित, हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय, ठीक है, साधन आय और हस्तांतरित आय। जब साधन आय की बात करते हैं तो इसमें कुछ
स्पेशल है, कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें केवल सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी आता है तो दैट इज इंक्लूडिंग ट्रांसफर इनकम। अब इसमें देखिए क्या है, एक तो आपका है श्रम, दूसरा है पूंजी, तीसरा है उद्यम, है ना। श्रम है, पूंजी है, उद्यम, और इसके साथ साथ एक आपका और है जिसे क्या कहेंगे, भूमि। याद आया कुछ, कहीं रिपीट हो रहा है, याद आया ना। हाँ, इसे हम उत्पादन के साधन के रूप में जानते हैं, और वो भी कैसा, प्राइमरी जो साधन है उनके बारे में, जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं उनके बारे में। श्रम आप इंग्लिश में कहेंगे लेबर, पूंजी से आप कहेंगे कैपिटल, उद्यम एंटरप्रेन्योर, और ये चार है, ठीक है, ये चार। अब आप यहाँ पे खुद को रखकर देखिए, इस जगह पर आप स्वयं को रखकर देखिए, मान के चलिए ये लोग कोई नहीं है, हम हैं। इसका जो इसको जो उपयोग मिला रहे हैं वो कौन है, हम लोग। अगर आप कहीं पर श्रम दे रहे हैं, श्रम दान कर, इफ यू आर वर्किंग समवेयर एज अ लेबर, देन व्हाट विल यू एक्सपेक्टेड, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके श्रम के बदले आपको कुछ दिया जाए, यानी आपका मेहनताना जिसे कहते हैं, पारितोषिक जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को हम क्या कहेंगे, वेजेस, है ना, वेजेस कहेंगे, वेज कहेंगे, है ना, मजदूरी जिसे कहते हैं वो होगा। इसी प्रकार से अगर आप कहीं पूंजी लगाते, कहीं आप पूंजी लगाते, किसी को कुछ अमाउंट आप देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही दे दोगे, उसमें भी कुछ आप सोचोगे कि हमारा प्रॉफिट हो, है ना। आप क्या सोचोगे, प्रॉफिट के लिए सोचोगे, तो उस कैपिटल पे आप उससे इंटरेस्ट लेते हो, और वही इंटरेस्ट आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी आप ब्याज लेते हो, है ना। तीसरा देखिए उद्यम है, एज ए एंटरप्रेन्योरर, एक उद्यमी होने के नाते आप क्या चाहोगे, मान लीजिए आप किसी उद्योग से जुड़े हुए हो, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, है ना, आप प्रॉफिट चाहोगे, दैट्स क्लियर, सिंपली। तो एक जो उद्यमी होता है किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। और जब आप भूमि देते हो किसी को, है ना, अब ये भूमि किस रूप में हो सकता है, आप मकान बना के दे दीजिए, या सिंपल भूमि है उसी को दे दीजिए, तो उस पर भी आप कुछ वसूली करोगे, कुछ वसूली करोगे ना। अच्छा बताइए, यहाँ आप लोग रहते होंगे, मे बी इट्स योर ओन हाउस और होम, और ये भी हो सकता है कि यू आर ऑन रेंट, तो कैसे है, रेंट बेसिस पे या अपने घर में, रेंट पे रहते हैं। रेंट क्यों देते हैं, क्योंकि आप किसी के भूमि को उपयोग में ला रहे, किसी के भूमि को उपयोग में ला रहे, और भूमि उसका है, उसमें उसने घर बनवाया है, उसके बाद आपको वो क्या किया, दे दिया है, आप उसका उपभोग कर रहे हो, और उसके लिए आप कुछ भुगतान करते हो, है ना। तो जब आप भूमि का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पे जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, रेंट होगा, है ना, रेंट होगा। तो देखिए, these are the components whenever we are calculating our national income, in that case we count only the factor incomes, we count only the factor incomes, यानी अगर श्रम के रूप में हमें कुछ, हमने कहीं श्रम किया और उसके बदले अगर हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इनकम प्राप्त हो रहा है, ये किससे प्राप्त हो रहा है, किस रूप में प्राप्त हो रहा है, साधन आय के रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी हमने कोई साधन के माध्यम से आय प्राप्त किया है, किसी फैक्टर के माध्यम से हमने इनकम को जनरेट किया है, तो उस इनकम को जिसे हम किसी फैक्टर्स के माध्यम से जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम को हम नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे। बहुत क्लियर कट ये आपका कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर आप पूंजी लगा रहे हो, तो पूंजी आपका क्या है, साधन, पूंजी इज आल्सो योर फैक्टर,
through which you are trying to get some income. You are trying to get some income. तो यहां पूंजी के माध्यम से भी आप इंटरेस्ट जो प्राप्त कर रहे हो उसे यहाँ क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। उद्यमी के तौर पर आप जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, वेदर यू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज को बेचकर उसके माध्यम से जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम. इट इज आल्सो कैलकुलेटेड व्हेनेवर वी कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम. जब कभी भी हम अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इसे भी हम सम्मिलित करेंगे. और लास्टली क्या है, देखिए भूमि यानी लैंड. लैंड आप देते हो तो इस पे भी आप क्या करते हो, रेंट लेते हो. रेंट को भी हम एक साधन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसे भी हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे. लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए, जो ट्रांसफरेबल इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, इसमें ऐसे इनकम सम्मिलित होते हैं जो एक हाथ से दूसरे हाथ में चले जाते हैं, उसमें किसी साधन का प्रयोग नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को गिफ्ट कर दिया, देते होंगे गिफ्ट वगैरह बर्थडे वगैरह पे, नहीं देते? चलिए, शादी वगैरह में नहीं देते. हाँ, चलिए कभी न कभी तो दिए ही होंगे, मिला होगा. अभी इनकम जीरो, गुड. तो आप दिए नहीं होंगे, हो सकता है कहीं से मिला हो. अब देखिए इसे सम्मिलित क्यों नहीं किया जाएगा, और ध्यान से समझिए, सम्मिलित क्यों नहीं किया जाएगा. अगर हम गिफ्ट की बात करें, इसे सम्मिलित क्यों नहीं किया जाएगा. गिफ्ट में कुछ भी रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कुप्रथा या कुप्रचलन है, आप कह सकते हैं, जो समाज में व्याप्त है, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, है ना. दहेज प्रथा हमारे अपने समाज में व्याप्त है. जब शादी होती है तो जो लड़की का पिता होता है वो अपने बेटी के पति को यानी अपने दामाद को कुछ गिफ्ट करता है. वही दहेज है. वही क्या है, दहेज है. स्वरूप उसका बदल दिया गया है. सभ्य समाज ने उस स्वरूप को बदलकर नाम दूसरा दे दिया. क्योंकि अगर कोई भी डाउरी सिस्टम पे जाता है या डाउरी के बेस पे केस करने जाए आप, तो वहां सीधे सीधे बोल दिया गया नहीं नहीं ये कोई डाउरी नहीं है, हम अपनी राजी खुशी से अपनी बेटी और दामाद को क्या कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं. तो उस कंडीशन में आप कुछ बोल तो पाओगे नहीं. तो यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए शादी, और उस शादी में जो लड़की का पिता है वो अपनी बेटी और दामाद को एक कार गिफ्ट करता है. अब कार देखिए है तो दहेज. सामान्य भाषा में देखा जाए, सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो लोग क्या कहेंगे, दहेज कहते. लेकिन माना क्या जा रहा है, उसे गिफ्ट, गिफ्ट दिया जा रहा है. अब देखिए इस कार को खरीदने के लिए, फॉर द बाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, हु एक्सपेंस द मनी, खर्च कौन कर रहा है, पिता. कौन खरीद रहा है, पिता. पैसा किसके अकाउंट से जा रहा है, पिता के अकाउंट से. बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए कि इस कार का प्रयोग कौन कर रहा है, यूज कौन कर रहा है, दामाद कर रहा है या बेटी कर रही है. इट मीन्स ये जो कार है, इस कार को खरीदने के लिए बेटी और दामाद ने किसी प्रकार का कोई इनकम जनरेट नहीं किया है. जो इनकम वहां पे दिखाई पड़ रहा है वो किसका है, पिता का है. और इसने अपने इनकम पे कार को खरीदा और उसे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया. अब देखिए पूंजी किसकी थी, पिता की. लेकिन वो पूंजी है किसके पास, किसके पास है, दामाद जी के पास है. तो अगर दामाद जी सन इन लॉ, इतना तो पता ही है सबको, इतना भी जाने की जरूरत नहीं. तो सन इन लॉ है, वो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है. उस कार का प्रयोग कौन कर रहा है, ये कर रहा है. तो अब देखिए एक बार जब पिताजी ने कार खरीदा तो उन्होंने अपना इनकम शो किया होगा, यस दिस इज माय इनकम,
and this is my income source, yeah, source of income. This is my source of income. I just go to purchase this car to gift my son-in-law. उन्होंने कह दिया कि हम इस कार को परचेज कर रहे हैं, किसके लिए? अपने दामाद के लिए। अब ये जो पूंजी शो होगा ये किसके पास शो होगा? यानी कार के रूप में जो पूंजी है ये किसके पास शो हो रहा है? दामाद जी के पास। लेकिन वास्तव में उसमें पैसा किसका खर्च हुआ है? इनका। और इन्होंने अपना इनकम खरीदने के दौरान एक बार शो कर दिया है, यस दिस इज माय इनकम। और जब यहाँ एक बार इनकम शो हुआ तो यहाँ इसकी काउंटिंग हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ काउंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। अब देखिए इनके पास जो इन पूंजी दिखाई पड़ रहा है वो केवल ट्रांसफर किया गया एक हाथ से दूसरे हाथ में। इन्होंने किसी प्रकार के इसमें से कोई काम नहीं किया। अगर कुछ हो तो बताइए यहाँ पर कि बड़ा श्रम किए हो, दामाद जी ने बड़ा श्रम किया हो, दिन रात मेहनत किया हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। या अपने जेब से पूंजी लगाए हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। या बड़े उद्यमी रहे हो कि उद्यम से इन्होंने खरीद लिया हो, नहीं। इन्होंने भूमि कहीं रेंट पे देकर या किसी प्रकार की इनकम जनरेट करके तो खरीदा नहीं है। दिस इज ओनली ट्रांसफर टू वन हैंड अनदर हैंड, वन हैंड टू अनदर। एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या किया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पिताजी जब अपना इनकम शो कर दी है ऑलरेडी, तो एक बार इसका मतलब नेशनल इनकम में उसकी काउंटिंग हो चुकी। once it's calculated in our national income, and if we count it at the position option in law, in that case the same income will count twice. वही सेम इनकम क्या होगा? दोबारा से ही काउंट हो जाएगा, जबकि एक्स्ट्रा कोई इनकम जनरेट नहीं किया गया। समझ में आया? एक्स्ट्रा कोई इनकम जनरेट नहीं किया गया। तो एक बार यहाँ काउंटिंग हो गया और दोबारा अगर हम यहाँ भी काउंटिंग कर लिए तो अमाउंट सेम है, लेकिन उसकी गणना कितनी बार हो गई? कैलकुलेशन कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो सही राष्ट्रीय आय है उसकी काउंटिंग करना सरल नहीं रह जाएगा, उसकी काउंटिंग करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो ट्रांसफरेबल इनकम है उसकी काउंटिंग नहीं की जाती। अब देखिए इसमें जितने वर्ड्स आपने लिखा है कि पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री, अभी उसका भी एग्जांपल हम बता देते हैं कि पुरानी वस्तुओं की कोई खरीद बिक्री है उसकी भी काउंटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बताते हैं। दान है, दान भी देखिए सेम ही है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या कर दिया? केवल ट्रांसफर कर दिया गया। उपहार है, घरेलू सेवा है, आप घर में कोई सेवा दे रहे हो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक घर का इनकम शो कर देगा, है ना। दूसरा, क्योंकि बाहर आपने कुछ दिया नहीं है, घर के अंदर ही सेवा दे रहे हैं, वो भी देखिए क्या ट्रांसफरेबल है। इसके बाद क्या है? अवैध है, इलीगल को तो वैसे भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और जितने भी प्रकार के हस्तांतरित भुगतान है, इस प्रकार से जितने भी भुगतान होंगे उन सभी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो whenever you are going to count your or calculate your national income, in that case you just remember these two incomes. First one is factor income and second one is transfer income. You only include factor income whenever you are count your national income. जब कभी भी आप अपना नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो इन दैट केस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या है कि मैंने कुछ लिखवा दिया, उतने के अतिरिक्त अगर कोई पूछ लिया तो आप वहां फंस जाओगे। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि नहीं ये फैक्टर इनकम में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप तुरंत उसको कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं ये फैक्टर इनकम, दिस इज आउट ऑफ फैक्टर इनकम, सो it is not a part of our national income. Is that clear? Any doubt यहाँ तक? चलिए एक एग्जांपल से और देखते हैं। हमने कहा पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री, सेल्स एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स। देखिए गुड्स ही ओल्ड होंगे, सर्विसेज ओल्ड नहीं होंगी, सर्विसेज ओल्ड नहीं होंगी। सर्विसेज अपने आप में हमेशा क्या होती? नहीं होती, है ना।
जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, सर्विसेज है, तो डेली का क्लासेस नया है, हो सकता है कि नेक्स्ट बैच में जब हम आए तो सेम स्पीच डिलीवर नहीं होगा या सेम तरीके से नहीं हो सकता है, चेंज रहेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस में जब बोल रहा हूं वहां पर भी संभव नहीं कि सेम ही सेंटेंस में हम रिपीटेशन कर पाए। लेकिन जब हम गुड्स की बात करते हैं तो देखिए चेयर जिस पे आप बैठे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, यहाँ इतनी चेयर्स हैं, आई थिंक 100 के आसपास, 50 60 70 जो भी हो, इतनी चेयर्स हैं, सभी को देखेंगे तो सेम दिखाई पड़ेगा, यहाँ चेंजेस नहीं है ना। और ये ड्यूरेबल्स है, ड्यूरेबल गुड्स में है जो लंबे समय तक चलती। मान लीजिए या आप यहाँ पर आते हैं, बाइक से आते हैं, हो सकता है आप कार से आते हो, तो जो बाइक है वो आपके पास क्या है, एक गुड्स है, वो क्या है आपका, एक गुड्स है। आपने एक बाइक खरीदा इन ईयर 2020 में, मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदा, एक बाइक को खरीदा, यू परचेज अ बाइक इन ईयर 2020, अब आपने 2020 से लेकर 2024 तक इस बाइक को चलाया, यू यूज दिस बाइक लास्ट 3 ईयर, है ना, 20, 21, 22, 23, 4 ईयर आपने क्या किया, चलाया। ये 5वां वर्ष आपका चल रहा है। 5वें वर्ष में एक नई बाइक मार्केट में आई, एक नई बाइक, अ न्यू बाइक केम इनटू मार्केट। आप देखिए, आपको अच्छा लगा, अरे कितनी शानदार बाइक है, इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, माइलेज भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, लुक वाइज भी अच्छा है, और आपका मन डोल गया, वे तन डोले मेरा मन डोले, आपका मन डोल गया, कहां से बाइक हमको मिल जाती। अब आप देखिए उसमें कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए कि हाउ टू परचेज दिस बाइक, कैसे खरीदा जाए, चलेगा ना, ऐसे वो अपोह में तो रहते हैं ना। अरे एक एग्जाम्पल ये है केवल, बाकी बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आपने सोचा क्या कि हमारे पास जो बाइक है 2020 का, पुराना भी हो गया है, 5 साल हमने चला भी लिया और खूब मन भर गया है, तो एक काम करते हैं, इस बाइक को हम क्या कर सकते, कर दें, हाँ इसे हम क्या करें, सेल कर दें। आप ये सोचोगे सेल कर दें, और सेल करने पे जो आपको अमाउंट मिलेगा, वॉट एवर अमाउंट यू विल गेट, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, तो आप उसे अपना पूंजी मान लोगे कि हमारी पूंजी है, इतना पूंजी हमारे पास हो गया। अब आप देखोगे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट बिटवीन दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसके बारे में आप सोचोगे कि इतना पैसे की व्यवस्था कहां से किया जाए, यही तो। अब देखिए ये तो हो गया प्रोसेस सेल्स एंड परचेज का, कि आप कोई चीज खरीदते हो, बेचते हो, वो प्रक्रिया हो गया, क्यों, लेकिन इसकी काउंटिंग नेशनल इनकम में क्यों नहीं किया जाएगा, मैटर इज दिस, यहाँ जो मैटर है वो ये है, हमें ये सीखना है कि इसकी काउंटिंग आखिरकार क्यों नहीं किया जाता है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, समझिए कि 2020 में जब आपने इस बाइक को खरीदा तो इसका प्रोडक्शन भी 2020 में हुआ है, प्रोडक्शन कब हुआ, 2020 में हुआ, 2020 में किया गया। तो जब प्रोडक्शन हुआ, जब प्रोडक्शन किया गया, जिस ईयर में प्रोडक्शन किया गया, उस ईयर में ही इस बाइक की काउंटिंग कहां कर लिया गया था, नेशनल इनकम में। इस बाइक की काउंटिंग कहां हो चुकी थी, नेशनल इनकम में। अब इसका मतलब ये जो बाइक है, ये जो पूंजी है, इसकी ऑलरेडी काउंटिंग हो चुकी है। अब अगर बेचते समय मान लीजिए कोई ए पर्सन है, इसने बी को बेच दिया, ए पर्सन है जिसने क्या किया, बी को बाइक को बेच दिया, तो अभी तक बाइक यहां थी इस व्यक्ति के पास, और यहां काउंटिंग एक बार हो चुकी है, इसकी काउंटिंग एक बार हो चुकी है। अब यही बाइक केवल ट्रांसफर हो रहा है, बाइक क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसके पास, बी के पास, यानी एक सेम जो गुड्स है, यानी जो पूंजी है, ये बी के पास पहुंच रहा है। और अगर हम यहां भी काउंटिंग कर लिए तो काउंटिंग कितनी बार हो गया,
कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। दैट इज वाई वी रिड्यूस दिस सिस्टम। हम इसीलिए इस सिस्टम को रिड्यूस करते हैं जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं। तो पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री को सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी काउंटिंग ऑलरेडी 2020 में हो चुका है। अगर हम यहाँ 2024 में दोबारा उसकी काउंटिंग कर लेंगे तो 2 बार हो जाएगा उसकी गणना, और 2 बार गणना होने से जो सही अमाउंट नेशनल इनकम के रूप में पता होना चाहिए वो हमें पता नहीं हो पाता। पहली चीज। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो हमें यह भी नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में उत्पादन कितना हुआ है, वास्तव में उत्पादन कितना हुआ है और कितने की आवश्यकता है, ये भी नहीं पता चल पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि जब एक बार यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है तो यहाँ दोबारा से उसकी काउंटिंग ना होने पाए, इसलिए हम उस पुराने बाइक की खरीद बिक्री को यानी पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री को काउंट नहीं करते हैं। कब? जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो ऐसे आप किसी भी चीज को रखकर देख सकते हैं। मैंने दोनों बता दिया, सर्विसेज को लेकर भी बता दिया और गुड्स को भी लेकर बता दिया, है ना। गिफ्ट के रूप में भी हमने बताया एग्जाम्पल में कि कैसे, क्योंकि सर्विसेज अपने आप में क्या होंगी, एक बार मिला खत्म, दूसरी बार लिए खत्म, हमेशा अपने आप में नहीं है। तो सर्विसेज की तो वैसे भी काउंटिंग इस तरीके से नहीं हो पाएगी। हाँ, नई सर्विस है, जैसे मैंने कहा ना कि आप देखिए फैक्टर इनकम में आपने देखा उद्यमी है, उद्यमी हो सकता है कोई सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो वो सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम जनरेट करेगा दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम, एंड इन दैट केस वो दैट इज द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम, वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन दोबारा कोई सर्विस जनरेट होती नहीं है, दोबारा से कोई सर्विस अपने आप में क्या होगा, नया ही होगा। जब भी होगा तो वो सर्विसेज को हम काउंट करेंगे, लेकिन ये जो पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री है इसमें जो अमाउंट जनरेट हो रहा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? है ना। तो जब कभी भी नेशनल इनकम काउंटिंग होती है तो सेम ईयर में हो जाता है। 2020 में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी काउंटिंग उस ईयर में हो गया, 2024 में जो प्रोडक्शन होगा उसकी काउंटिंग उस ईयर में होगा। और दोबारा काउंटिंग से बचने के लिए हम ऐसे किसी भी पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री को नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते। क्लियर? तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए, नहीं है। Which one are not included in our national income? अब उसमें दे दे सेम, यानी सेम ईयर में उत्पादित वस्तु और सेवाएं, उत्पादित वस्तु केवल, सेम ईयर में उत्पादित सेवाएं, तो हो गया। तीसरा दे दे उपरोक्त में से दोनों, हाँ, और तीसरा चौथा ऑप्शन दे दे कि दान एवं उपहार, कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ड्यूरिंग द कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री, दान, उपहार को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि ऑप्शन इट इंक्रीज द नेशनल इनकम, यह राष्ट्रीय आय को बढ़ा देता है, पहला। दूसरा, इससे दोहरी गणना होने की संभावना होती है। तीसरा, वास्तविक उत्पादन का बोध नहीं हो पाता। अब दे देगा कूट, अब दे देगा इसमें कूट, पहले ऑप्शन समझ लीजिए क्या क्या था, नहीं तो भूल जाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, है ना।
क्वेश्चन में ऑप्शन मैं केवल दे रहा हूं और उसको भी लिख दूंगा। पहला ऑप्शन है कि इससे जो नेशनल इनकम उसके बढ़ने की संभावना होती है। इनकम। दूसरा दूसरा दे दिया कि दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। और तीसरा दे दिया रियल प्रोडक्शन जो है कितना होना है या डिमांड क्या है वास्तविक, उसका बोध नहीं हो पाता है ना। वी डू नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द रियल प्रोडक्शन एंड डिमांड, है ना। वी कांट प्रिडिक्ट द रियल प्रोडक्शन और डिमांड। अब दे देगा पुट, यहाँ पे पुट ए बी सी एंड डी, ये दे दिया। पहला ऑप्शन दिया ओनली 1 2, ओनली 1 2। दूसरा ऑप्शन दे दिया ओनली 2 3, 2 और 3। तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 2 एंड 3। और चौथा ऑप्शन दे दिया 1 एंड 3, ये दे दिया। अब क्वेश्चन क्या था वो समझिए, ऑप्शन आपके सामने है ना। सेंटेंसेस ये आप ऑप्शंस जो आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम की काउंटिंग के दौरान ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वी डू नॉट काउंट गिफ्ट्स, सेल्स एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स बिकॉज ऑफ नेशनल काउंटिंग, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम गिफ्ट्स यानी उपहार, पुराने वस्तुओं की खरीद बिक्री को सम्मिलित नहीं करते हैं। क्योंकि क्योंकि हाँ हाँ नहीं करते हैं क्योंकि अब देखिए ये क्या करेगा, इंक्रीज द नेशनल इनकम। दूसरा डबल काउंटिंग की संभावना होती है। तीसरा रियल प्रोडक्शन या डिमांड का पता नहीं चल पाता। तो इसका मतलब पहला भी क्या है, करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। अब इन तीनों का करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। अब देखिए बहुत क्लियर कट यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब तक until you do not know about the whole concept of national income you are unable to do the question like this। अगर इस तरीके से क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप करने में सक्षम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो जो तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका भी आंसर आप आसानी से करने में सक्षम हो जाते हैं, है ना। तो आप आर तो दे ही रहे होंगे, पीसीएस के लिए भी देख रहे होंगे, हाँ कोई बात नहीं, ये पता है, एक दो एग्जाम्स सभी लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो स्पेशली फोकस्ड यहाँ किए हैं ठीक है, उनके लिए भी, जो नहीं किए हैं और भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये आपका सभी एग्जाम्स में मदद करेगा। हाँ ये तो है ना। तो क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। इस टाइप से भी क्वेश्चन अभी देखिए विगत वर्षों में आरओ में इस तरीके से कूट वाले क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें सभी संभावनाओं को साथ में लेकर चलना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, वेदर इट इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और फैक्ट बेस्ड, हमें किसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सॉल्व करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगे और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को उस कसौटी पर रखकर देखेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट पे खरा उतर रहा है या नहीं, तो आपका दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसे करने में सक्षम होंगे। तो समझ में आया ना, इसमें आंसर क्या होगा, सी। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट देखिए, जो नेशनल इनकम है इसको मापने के सूचकांक होते हैं कुछ, या आप कह सकते हैं पैरामीटर्स टू विच वी कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम, है ना, या इंडिकेटर आप कह सकते हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। नाम सुने होंगे, इसका पता भी होगा, नहीं पता है? पता होता तो यहाँ क्यों होते, है ना, क्लियर। जीडीपी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ ग्रॉस और क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ नेट, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरे कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरे को कहेंगे शुद्ध, है ना, दूसरा इसका हिंदी है निवल। तो अगर शुद्ध या निवल दोनों में से कुछ भी लिखा मिले तो आप मान के चलिए वो किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इज नेट, है ना, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। और यहां होगा शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ऑफ द जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म है ना, द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज, अब वहां उठा के कुछ भी रख देगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध, यही चारों ऑप्शन दे देगा। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो आपको पता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, ये है सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जहां नेशनल है वहां आपको राष्ट्रीय लगाना है, और जहां डोमेस्टिक है वहां आपको घरेलू। दूसरा ग्रॉस है, तो इसका मतलब ये पूरे की काउंटिंग कर रहा है, कुल, समग्र कह सकते हैं, ये भी शब्द, कुल कहिए, समग्र कहिए, टोटल कहिए, सबकी काउंटिंग यहाँ करता है। नेट यहाँ पर है ना, नेट का मतलब क्या है, शुद्ध, नेट का मतलब क्या है, शुद्ध। अगर हमें नेट पता करना है, किसी भी का नेट पता करना है, यानी शुद्ध पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रॉस होता है, ग्रॉस, उसमें से हम डेप्रिसिएशन कर दें तो हमें शुद्ध पता चल जाएगा, शुद्ध हमें पता चल जाएगा। नेट का मतलब है शुद्ध, ग्रॉस का मतलब है कुल या समग्र कहिए, या यहाँ पे लिखा हुआ है सकल कहिए, बात एक ही है ना। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं हाँ, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, है ना। यानी इसे एक शब्द में और भी परिभाषित किया जाता है, और शुद्ध कहा जाए तो आप कहेंगे घिसावट। क्या कहेंगे, घिसावट। तो ये शब्द कहीं भी लिखा मिलता है तो उसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, है ना।
अब इसे समझ लेते हैं, पहले नेट और ग्रास को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एक एक कॉन्सेप्ट पर, यहाँ पर देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन की संभावनाएं कैसी हो सकती हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ दिया है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, शुद्ध इज इक्वल टू समग्र शकल माइनस मूल ह्रास या गिरावट, है ना। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आपकी जो आय थी, आपका जो टोटल इनकम था वो 1 लाख रुपए का है ना, लेकिन परिवार चलाने के लिए, अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए, अपने जो सभी खर्चे हैं उसको काटने के लिए उसमें से आप 50,000 खर्चा कर देते हैं। ध्यान से समझिए, है ना, कि 1 लाख रुपए आपका इनकम है और 50,000 रुपए आप क्या करते हो, खर्च कर देते हो, है ना। तो पूछा जाए आपका जो शुद्ध आय है वो कितना है, तो आप क्या बताओगे? योर इनकम इज 1 लाख रुपीज, है ना, 1 लाख रुपीज है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो है 50 की, कितना है, 50 की, यानी आपने घर चलाने के लिए बच्चों का फीस, घर में राशन, आने जाने का खर्च, बिजली का बिल, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। अगर कहा जाए ये कितना है, 50,000, अब आपसे पूछा जाए आपके पास जो इनकम बचा हुआ, यानी शुद्ध आय आपकी जो बची हुई है, शुद्ध जो आपका इनकम है वो कितना है, तो आप क्या बताओगे? क्लियर, कितना है, 50 की। तो कैसे आपको पता चला? आप टोटल आय में से अपना टोटल जो आपका इनकम था उस इनकम से आपने क्या किया, जो एक्सपेंडिचर था यानी जो घिसावट हुई है चीजों उसे आपने क्या किया, माइनस कर दिया। ये सिंपल है, ये क्या है, सिंपल। तो आपको क्या पता चल गया, नेट पता चल गया, आपको नेट पता चल गया। अब देखिए जैसे आप कोई मशीन खरीदते हो, अब इकोनॉमिक लैंग्वेज में समझिए, सपोज दैट you purchase a machine and you use it for 2-3 years, 2 साल के लिए आपने इसे क्या किया, यूज किया। अब आपका मन हो रहा है मशीन को बेचने का, तो क्या जिस अमाउंट में आपने मशीन को खरीदा था बेचने पर वही अमाउंट आपको मिलेगा? क्यों भाई? हाँ, क्योंकि मशीन चलने पर क्या हुआ, घिसावट हुआ, और घिसावट होने से उसके पुर्जे भी क्या होंगे, कमजोर होंगे, तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा जो आपने खरीदते समय अमाउंट पे किया था, बल्कि आपको उससे कम अमाउंट पे उस मशीन को बेचना होगा, है ना। दूसरा एक एग्जांपल और समझिए, आप गाड़ी खरीदते हो, सबके घर में गाड़ी होगी, गाड़ी जब खरीदा जाता है तो उसका अमाउंट कुछ होता है, लेकिन जब आप बीमा कराने 1 वर्ष के बाद जाते हो, अभी तो 3 साल का होता है फर्स्ट पार्टी, फिर 2 साल का सेकंड थर्ड पार्टी, जब 3 साल हो जाता है आप नया बीमा फिर कराने जाते हो, तो वो जो बीमा करता है क्या सेम अमाउंट आपसे चार्ज करता है जो 3 साल पहले किया था? कम अमाउंट चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का मूल्य क्या हुआ, ह्रास हुआ है, मूल्य में कमी आई है, और जब मूल्य में कमी आई है तो जो अमाउंट बचा है, जो मूल्य बचा है उस गाड़ी का, उसी मूल्य पर वो क्या करेगा, बीमा करेगा। इसलिए बीमा की जो राशि होगी, जो वैल्यू ऑफ योर पॉलिसी होगा, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और उस कंडीशन में जब आपकी गाड़ी कहीं पर मान लीजिए गायब होती है, तो वहां पर शो किया जाता है, उस बीमा के पेपर में शो होगा कि व्हेनेवर, जब कभी भी आपका बाइक या आपका जो गाड़ी चोरी होगा या खो जाता है, तो उस केस में आपको मात्र बीमा की तरफ से इतना ही अमाउंट दिया जाएगा, द कंपनी विल पे ओनली सम अमाउंट, और वो वहां पर क्या होगा, मेंशन किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि मूल्य ह्रास है, वो क्या है, गिरावट। समझ में आया? मशीन के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आपने समझ लिया, और व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर आप देखिए, स्वयं के जीवन से जोड़कर भी देखें, तो वहां उस स्तर पर भी आपने समझ लिया। तो
जब कभी भी whenever we are trying to get our net income, in that case we depreciate from our total income, and the amount, जो भी amount बचता है उस समय, the rest amount is known as the net income. क्लियर? अब यहाँ फार्मूला पूछ लेगा, यहाँ फार्मूला पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे करेगा वो देखिए। शुद्ध आय प्रदर्शित करेगा, है ना? शुद्ध आय प्रदर्शित करता है। पहला दे देगा फार्मूला, नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम, हम शॉर्ट में लिखते हैं ग्रॉस इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक, दूसरा दे देगा नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। तीसरा दे देगा नेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, है ना? क्या चौथा दे देगा आपका नेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। एंड इन द केस ऑफ नेट नेशनल इनकम, जब हम कहेंगे नेट नेशनल इनकम, जो आप देखिए एनएनपी लास्ट में लिखे हैं ना, 4 इंडिकेटर मैंने बताया, उसमें लास्ट में आपने एनएनपी लिखा है ना। ये इस एनएनपी को जनरली एनएनआई के रूप में भी जानते हैं, नेट नेशनल इनकम के रूप में भी जानते हैं। तो जब हम नेट नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वहां पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही नहीं होगा, वहां पर ऑप्शन दूसरा होगा, अभी वहां बताएंगे। लेकिन इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी आपने एनएनपी को ही नहीं देखा, उसी को नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि शुद्ध उसमें से जो सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो पहले हम उसको देखेंगे, फिर वहां पर इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन देंगे, फिर आप सॉल्व करना। यहाँ इस केस में क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए। तो चलिए अब देखते हैं पहला जो इंडिकेटर है दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट्स इज डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है, बाय द डेफिनेशन वी विल एलिब्रेट इट, वी कैन कैलकुलेट द जीडीपी। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि जीडीपी का डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के साथ फिर हमें पता चलेगा कि इसे कैसे काउंट किया जाता है। तो पहले हिंदी में लिखिए और फिर इंग्लिश में दिखाते हैं। लिखिए, एक निश्चित समयावधि में ये समयावधि, एक निश्चित समयावधि में, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में एक वित्त वर्ष, हाँ एक वित्त वर्ष, वित्तीय वर्ष लिख लीजिए। एक निश्चित समयावधि में देश की घरेलू सीमा में, देश की घरेलू सीमा में, देश की घरेलू सीमा में, सीमा हाँ घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा
सभी निवासियों द्वारा उत्पादित सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग मौद्रिक मूल्य का योग मौद्रिक मूल्य यहाँ उसका आशय है बाजार मूल्य, है ना। मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी। इंग्लिश में कहेंगे विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इंग्लिश में भी विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एवरी by the within the boundary of a country by the every residential and within a certain time period produce goods and services produce final goods and services market value is known as GDP. Yeah, the market value of final goods and services within the boundary of a country and by the all residential within the certain time period is known as GDP. यानी देश में कहा जाए हिंदी में, जिस आपने लिखा कि एक निश्चित समयावधि में देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग जीडीपी कहलाता है। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द आपको मिले होंगे। पहला देखिए सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड पहला। दूसरा डोमेस्टिक बाउंड्री, है ना, या टेरिटरी कह सकते हैं। थर्ड जो होगा वो देखिए क्या लिखा है, सभी निवासी, ऑल रेजिडेंशियल्स, सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स, है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या कहा जा रहा है? मार्केट वैल्यू, है ना। हाँ, मार्केट वैल्यू वही मौद्रिक मूल्य जिसे हम मार्केट वैल्यू के रूप में जानते हैं। अब देखिए 5 शब्द हैं आपके सामने। देयर आर 5 वर्ड्स बिफोर यू। इफ वी नो द रियल मीनिंग ऑफ these 5 words, then we can easily define what is our GDP, है ना। अगर इस 5 शब्दों का हम वास्तविक मीनिंग जान ले कि इनका मतलब होता क्या है, तो हम आसानी से अपनी जीडीपी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द मीन बाय सर्टेन टाइम पीरियड। तो एज यूजुअली आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स कैलकुलेट अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर जो एक वित्तीय वर्ष होता है उसी को काउंट किया जाता है, एंड दैट इज
फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, वी कॉल्ड इट अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष। तो जो भी काउंटिंग होगा, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जो भी काउंटिंग की बात की जा रही है वो किसकी, एक वर्ष की। और एक वर्ष का काउंटिंग मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके आगे या इसके पीछे अगर कुछ होगा तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक बाउंड्रीज की बात की जा रही है, टेरिटरी की बात की जा रही है। तो टेरिटरी अपने आप में देखा जाए तो भारत की जो टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी में क्या आएगा वो देखिए, कौन कौन सी चीजें। एक तो जो भारत का राजनैतिक या जिसे हम भौगोलिक कह सकते हैं सीमा, इसमें हम बंधे हुए, भारत का एक अपना मैप है, इंडिया का अपना एक मैप है। हमें पता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और इसके साथ साथ जो द्वीपीय हमारे प्रांत हैं वो, उनको हम काउंट कर लेते हैं, अंडमान निकोबार वगैरह, लक्षद्वीप वगैरह, है ना। हाँ, इनको हम काउंट कर लेते हैं। तो एक तो हमारा जो भौगोलिक सीमा है जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल, रीजन्स जो हमारे वो हो गए, भौगोलिक हमारी जो सीमा है जिसे हम भारत के रूप में देखते हैं जानते हैं वो हो गया। दूसरा, विदेशों में स्थित दूतावास, लिख लीजिए, विदेशों में स्थित दूतावास, एम्बेसीज, एम्बेसीज सिचुएटेड इन अदर कंट्रीज या इन फॉरेन कंट्रीज। तो विदेशों में स्थित लिखिए दूतावास, एम्बेसी है। दूसरा, विदेशों में स्थित, देखिए देखिए, विदेशों में स्थित मिलिट्री बेस, मिलिट्री बेस। नेक्स्ट, केवल मिलिट्री बेस ही लिख लीजिए तभी समझ जाएंगे। नेक्स्ट, जलयान एवं वायुयान के जलयान एवं वायुयान के अंदर का क्षेत्र, वायुयान के अंदर का क्षेत्र यानी जो जहाज होती हैं पानी की जहाज वो, और जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो लिखिए। अभी एक एक को हम समझाएंगे, है ना। नेक्स्ट लिखिए, विदेशों में लीज पर ली गई जमीन, लीज पर ली गई जमीन, विदेशों में लीज पर ली गई जमीन। और नेक्स्ट, नेक्स्ट, मछली पकड़ने एवं खनिज निकालने के लिए निर्धारित समुद्री सीमा, निर्धारित समुद्री सीमा जो 200 नॉटिकल मील तक होता है ना, 200 नॉटिकल मील्स। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हम जाए तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द कैलकुलेटिंग ऑफ आवर जीडीपी बी कैलकुलेट एज द डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक बाउंड्री
अब उसमें दे देगा ऑप्शन कि जब कभी भी हम जीडीपी की काउंटिंग करते हैं तो उसमें डोमेस्टिक बाउंड्री के रूप में हम किन्हें रखते हैं या काउंट करते हैं, तो उसमें इनमें से क्या करेगा, ऑप्शन रख सकता है। तो यहां से आप क्या हो सकते हो क्लियर, तो रट के आप क्लियर हो लो, दूसरा आप कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्लियर हो सकते हो, है ना। तो देखिए यहाँ जो भी दिया गया है, एक तो सर्टेन टाइम आप पीरियड आप समझ गए, डोमेस्टिक बाउंड्री जिसको आपने लिखा है लेकिन अभी समझे नहीं है, ऑल रेजिडेंशियल्स जो है उनकी बात की गई है, इसके बाद फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है और मार्केट वैल्यू की बात की गई है। तो देखिए टाइम आपका तो हो गया है, अगर जल्दी ना हो तो कंटिन्यू करें, कि दूर से भी अगर आप लोग आते होंगे, है ना, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो एक इसको समझ लेते हैं, बाकी तीन को हम लोग कल समझ लेंगे, ठीक है। एक इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए डोमेस्टिक बाउंड्री में दिया गया है, पहला जो दिया गया है वो भौगोलिक सीमा की बात की जा रही है, राजनीतिक रूप से जिसे हम भौगोलिक सीमा के रूप में निर्धारित करके रखे हैं वो, अगर वहां कुछ भी उत्पादन होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा हो, किसी सेवा का उत्पादन हो रहा हो, जो अपने आप में क्या हो, अंतिम, क्योंकि जब गुड्स की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ गुड्स, स्पेशली अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक तो फाइनल गुड्स होता है, मींस फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, जो यूज करने के लिए क्या है, तैयार, कि आप उसे यूज कर सकते हो। और कुछ होते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में जाने जाते हैं, है ना, इंटरमीडिएरी गुड्स के रूप में, इंटरमीडिएरी गुड्स कहा जाता है। वे गुड्स कौन से होते हैं, जो पाइपलाइन में होते हैं, मतलब प्रोसेस में होते हैं, जनरली उसमें हम कच्चे माल को रखते हैं, जो प्रोसेसिंग जिनका होना बाकी है, और जिनका प्रोसेसिंग होना बाकी है, प्रोसेसिंग में है, उन्हें हम कहते हैं, जो मतलब सिस्टम में हो, पाइपलाइन में, उन्हें क्या कहते हैं, पाइपलाइन गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में जानते हैं। और ऐसे वस्तु जिन्हें अभी प्रोडक्शन में प्रयोग में लाया जाना, तो यहाँ उन वस्तुओं की काउंटिंग नहीं होगी जो अपने आप में क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में है, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में है। बी काउंट ओनली दोज गुड्स विच इज फाइनल, मीन्स रेडी टू यूज। तो ऐसे वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं जो अंतिम अपने आप में, और कहाँ जिनका उत्पादन हो रहा है, डोमेस्टिक बाउंड्री में हो रहा है, उनकी ही काउंटिंग करेंगे, इसके अतिरिक्त और किसी वस्तु काउंटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए उसमें क्या क्या दिया गया है, कि जो हमारी घरेलू सीमा है, कि भौगोलिक एक क्षेत्रफल हमारा जो निर्धारित किया गया है वो, दूसरा हाँ दूतावास जो विदेशों में स्थित होता है, जैसे हमारे यहाँ विदेशों के दूतावास होंगे उसी प्रकार से विदेशों में अपने भी दूतावास होते हैं, भारत का भी होगा। तो जैसे आप जाएंगे दिल्ली में तो जगह पड़ता है, आई थिंक चाणक्यपुरी समथिंग कुछ करके है, जहां पर एक लाइन से आप देखेंगे तो विदेशों के दूतावास बने होंगे, अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटेन के, जापान के, चाइना के, पाकिस्तान के, सबके इस लाइन से बने हुए आपको मिलेंगे। तो अब आप सोचिए कि हमारे देश में दूतावास बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जितना क्षेत्रफल है वो हमारे देश की सीमा में नहीं आता है, बल्कि वो उस देश की सीमा में आएगा जिस देश की वो एम्बेसी। क्लियर? इसी प्रकार से हमारा अपना भी एम्बेसी विभिन्न देशों में है, तो जिस देश में भी हमारी एम्बेसी है वहां वो हमारा अपना क्षेत्रफल माना जाता है। अगर वहां किसी प्रकार की कोई इनकम जनरेट हो रहा है, in that case we calculate that income in our GDP, वो वहां के GDP में काउंट नहीं होगा। क्लियर? वहां काउंट नहीं होगा। अब दिमाग में ये बात ये भी आ रहा होगा, प्रश्न आ रहा होगा कि सर वहां पे कौन सा इनकम जनरेट होगा, विदेशों में है दूता, हाँ बिल्कुल, जो वीजा वगैरह इशू किया जाता है वो, उससे जो इनकम जनरेट होता है वो। यही कारण है कि आप देखिए कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कि आप देखिए जब कभी भी विदेशों में रहते हुए अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो वहां पे रहने वाले व्यक्ति सबसे पहले कहां भागते हैं, अपने देश के दूतावास। क्यों? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वो अपने टेरिटरी में आ जाते हैं, अपने देश की सीमा में आ जाते हैं, वहां उस देश का कानून लागू नहीं होगा। इसीलिए आप मर्डर कर दीजिए किसी का बाहर और अपने अगर टेरिटरी में आ जाते हैं, भाई आप ऐसे सोच के देखिए कि किसी को मार दीजिए आप अपने यहाँ पर ही और भाग जाइए अपने घर में, अपने घर के बाउंड्री में चले जाइए, तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होगी।
लेकिन यहाँ ये चीज है कि कानून बाउंड्री के अंदर और बाहर सब जगह लागू हो रहा है। तो इसलिए आप पकड़े जाएंगे, घर में घुसकर भी प्रशासन जाएगा आपको पकड़ने के लिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। प्रशासन के अतिरिक्त जिसको अथॉरिटी दी गई है वही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता है। सेम कंडीशन है वहां पर भी। दूतावास में अगर आप चले गए तो वहां उसकी सीमा क्या हो जाती है, देश की समाप्त, और अपने देश की सीमा शुरू। तो जो भी हमारा उनसे उस मामले को लेकर अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट काम करेगा, लेकिन सामान्य रूप में उस टेरिटरी के अंदर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो आपने पीछे देखा यूक्रेन का संकट था, रूस यूक्रेन का संकट, तब भी वही चीज था। यमन वाला केस आपने देखा था कि किस तरीके से वहां से लोगों को निकाला गया। इसी प्रकार से आप जो गल्फ कंट्रीज है वहां का भी कंडीशन आपने देखा है टाइम टू टाइम कि किस प्रकार से हमारे देश में लोगों को सेव किया जाता है। विमान जाते हैं, वहां से बिठा के लोगों को लेके आते हैं, कहाँ से, एम्बेसी से। तो वहां अगर कुछ भी उत्पादन हो रहा है, किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर वहां पर उत्पादित किया जा रहा है, तो वो कहां पर काउंट होगा, दैट विल बी काउंट इन आवर जीडीपी। उस देश की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए दूतावास के बाद मिलिट्री बेस है ना, मिलिट्री बेस का भी वही सेम कंडीशन है। वो हमारी अपने देश की सीमा क्षेत्र में जाना जाता है। जैसे आपने पिछले दिनों में न्यूज में सुना होगा कि चीन ने भारत को चारों तरफ से मिलिट्री बेस बनाकर घेर लिया है। वो जगह जगह पर क्या कर रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है, और भारत चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका अपना अधिकार, दूसरा कि उसकी अपनी सीमा, और सीमा में हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऑप्शन यही है कि उसके बगल में हम भी अपना मिलिट्री बेस बना लें। स्ट्रीट फाइटर हो जाएगा कि आप लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, आप हमला करोगे तो वहीं से हम भी हमला कर देंगे, है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो है वो है विदेशों में लीज पर ली गई जमीन। लीज मतलब पट्टा जिसे कहते हैं हिंदी, पट्टा शब्द तो सुने होंगे। 99 वर्षों का पट्टा कर दिया जाता है, तब तक के लिए आप उसके ओनर हो जाते, और फिर आफ्टर 99 ईयर्स योर ओनरशिप विल बी ट्रांसफर। वो ओनरशिप क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब वो जमीन किसकी होगी, जिसने लीज पर लिया है उसकी होगी, और वो टेरिटरी किसकी होगी, उस देश की। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसी तरीके से जलयान एवं वायुयान के अंदर का क्षेत्रफल। अब देखिए अंदर के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर रीजन्स आर द टेरिटरी ऑफ जलयान एंड वायुयान, उनकी बात हम कर रहे हैं, अंदर के क्षेत्रफल की बात करें। तो आपने जहाज की यात्रा किया होगा, जब आप जहाज पे बैठते हैं और कहीं के लिए उड़ान भरते हैं तो आपने देखा होगा बीच में एयर हॉस्टेस आती है। देखिए सुन के प्रसन्न हो गए, एयर हॉस्टेसेस आती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक देंगी, जूसेस वगैरह होंगे, कई प्रकार के स्नैक्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो सर व्हाट यू वांट टू टेक फला फला बोलती हैं, है ना। आप कहते हो यस ओ आपको आई जस्ट नीड दिस फला, आप भी बोलते हो, आपने लिया, है ना, खाया पिया। लेकिन मान लीजिए यहां से आप जा रहे हैं दुबई, एयर इंडिया के प्लेन में आप बैठे और आप कहां जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। प्लेन जो है वो हवा में है, आसमान में है, और एक समय के बाद जो भारत की सीमा है उससे बाहर भी होगा। लेकिन अगर नीचे की सीमा की बात की जाए तो हो सकता है किसी दूसरे देश में उस समय हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर हो उस समय प्लेन, है ना। या समुद्री सीमा की हम बात करें 200 नॉटिकल मील की बात खत्म हो जाता है, जलयान हमारा जा रहा है, और हमारी जो 200 नॉटिकल मील के बाद जो सीमाएं होती हैं, समुद्री सीमाएं, वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में विलय कर जाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा वो बन जाती है। अब 200 नॉटिकल मील के बाहर हमारा जलयान जा रहा है भारत का, तो उसमें भी तो लोग रहते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, बिना खाए पिए तो इंसान रह नहीं पाएगा। इस प्रकार से वहां भी क्या हो रहा है, सर्विस जनरेट हो रहा है। अब वो जो सर्विस जनरेट हो रहा है तो वो भी तो इनकम क्रिएट कर रहा है। तो अब या मान लीजिए यहां से कोई प्लेन उड़ता है और जाके किसी विदेशी
धरा पर जो एयरपोर्ट है वहां पर लैंड करता है, मान लीजिए पेट्रोल या जो उसका फ्यूल वगैरह होता है उसको भराने के लिए वहां पे लैंड करता है, और आप वहां बैठे हो, कुछ खरीद रहे हो, खा रहे हो, तो देखिए जमीन दूसरे की है लेकिन वायुयान किसका है? हमारा। संपत्ति किसकी है? हमारी है। साधन किसका है? हमारा है, यानी इंडिया का है। वो जो फैक्टर है वो कहाँ का है? जो साधन वो कहाँ का है? भारत का है। तो उसके अंदर वो चाहे जहां भी हो, अगर कुछ जनरेट हो रहा है तो उसकी काउंटिंग भी कहाँ होगी? भारत की जीडीपी में। लेकिन मान लीजिए वही व्यक्ति, आप मान लीजिए गए हैं और पाकिस्तान में गए हैं, इस्लामाबाद में उतरे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पर आपका वायुयान खड़ा, आपका एरोप्लेन खड़ा है, आपका मन होता है कि लाओ उतर के देखते हैं इस्लामाबाद दिखता कैसे है एयरपोर्ट। आप बाहर निकलते हो, वहां जाते हो, वहां दुकानें लगी होंगी शॉपिंग करने के लिए जो लोकल की होती हैं, वहां की जो चीजें बिक रही हैं, आपको मन किया कुछ खरीदने का, आप वहां उतर के जाते हो, कुछ खरीदते हो, इन दैट केस वो आपकी जीडीपी में सम्मिलित नहीं होगा। तो फिर आप सोचोगे कि हमने पैसा खर्च किया, तो वो जाएगा कहाँ, कैसे जाएगा, किसमें सम्मिलित होगा? वो उस देश की जीडीपी में सम्मिलित होगा, उस देश की जीडीपी में सम्मिलित होगा, क्योंकि वो उसके लिए इनकम है, और उसके अंदर यानी जलयान वायुयान के अंदर आपने जो खरीदा है वो हमारे देश के लिए इनकम है, तो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। क्लियर हो गया? तो कभी भी ये याद रखिए कि अगर हमारा अपना जलयान वायुयान कहीं पर भी हो, whether it is in our domestic boundary or out of our domestic boundary, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रहा है एंड दैट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जनरेट एनी काइंड ऑफ इनकम, इन दैट केस दैट इनकम विल बी कंक्लूड इन आवर जीडीपी, तो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, दूसरे में। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आप देखिए मछली पकड़ने या खनिज संसाधनों को निकालने के लिए जो समुद्री सीमा को निर्धारित किया गया वो, तो आई थिंक 120 माइल्स होता है मछली पकड़ने का, 200 नॉटिकल मील्स होता है खनिज संसाधन को उत्पादित करने का। तो वहां तक अगर हम कोई भी चीज उत्पादित करते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, कोई खनिज निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, उसको हम किसमें काउंट करेंगे? अपने जीडीपी में। मछली उत्पादन करते हैं, उसे बेचते हैं, किसी प्रकार का इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो इनकम कहाँ काउंट किया जाएगा? हमारे अपने देश की जीडीपी में। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? तो कॉन्सेप्ट के बेस पे आप चलिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी साथ साथ गेन करते चलिए, दोनों को आप मिक्सअप करेंगे, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू, यू आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन वेदर इट इज आस्क्ड टू एनी वे, कहीं से पूछा जाए, है ना? तो इस पे हम लोग जैसे चर्चा अभी कर ही रहे हैं, फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे बजट पे, बजट में इन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी जैसे जब बजट हम देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द जीडीपी, आफ्टर देन वी विल गेट द पॉइंट व्हाट एवर आवर नेशनल इनकम शोज बाय द आवर इंडियन गवर्नमेंट और इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी शो करेगी, तभी हम समझ पाएंगे जब जीडीपी को समझे रहे। तो एक क्वेश्चन तो वो फैक्चुअल आपका हो ही गया कि व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर जीडीपी या कंट्री, सॉरी, व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, तो आप जीडीपी पे ही प्रदर्शित किया जा रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द जीडीपी। दूसरा, क्या क्या जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, स्पेशली इफ वी टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ आवर जीडीपी। अगर हम अपने डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करें जीडीपी काउंट करने के दौरान, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो भी 4 ऑप्शन दे देगा, है ना? तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल इसके आगे हम लोग और यहाँ पे बचा हुआ है ऑल रेजिडेंशियल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अनमार्केट वैल्यू, इन सब के बारे में और डिटेल में अध्ययन करेंगे। और उसके आगे देखेंगे व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। ठीक है, कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट देखते चलिए साथ साथ, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी देखते चलिए।
अगर इतना आप कर लेते हो तो इकोनॉमी में आई थिंक आरओ के पर्सपेक्टिव में देखिए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। करंट भी हम कराएंगे, साथ साथ हम कराते चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आपका बेस तो तैयार हो जाए, है ना। अगर बेस ही नहीं है, हम करंट जोड़ेंगे भी तो वहां पर जैसे हमने बताया कि भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो इतना है, तो व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज जीडीपी, आप वहीं से गुल लो, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आप गेन कर जाओगे। लेकिन पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ टैक्स जीडीपी रेशियो इन इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में टैक्स जीडीपी रेशियो क्या है, इसे प्रदर्शित करता है, तो वहां आपको कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर क्या है, हमें पता है और उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। पहले कुछ दिन आप यूज टू हो जाइए, कुछ वर्डों से, शब्दावलियों जिसे कहते हैं उनसे यूज टू हो जाइए और अपने इस सब्जेक्ट से हो जाइए। इसके बाद तो बहुत इजी लगेगा, जो भी 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं प्री और मेंस दोनों का, आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। और अगर दूसरे भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे वहां पर भी ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल इन शुभ्रा रंजन IAS अकेडमी। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।